91 वर्षीय गायिका आशा भोंसले को आज मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। उन्होंने कार्डियक अरेस्ट और सांस लेने में समस्या का सामना किया। उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया है और इमरजेंसी मेडिकल टीम उनकी निरंतर निगरानी कर रही है। देश भर के संगीत प्रेमी और फैंस उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ये खबर पूरे बॉलीवुड और संगीत जगत को झकझोर गई है। कटिहार जिले के कोराहा थाना क्षेत्र के गेराबाड़ी में बस, ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में कम से कम 10 से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से 30 लोग घायल हुए। ज्यादातर यात्री झारखंड से लौट रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में कई चुनावी रैलियां संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने सीएए के तेज क्रियान्वयन, घुसपैठ रोकने और टीएमसी के सिंडिकेट राज पर हमला बोला। बीजेपी सरकार बनने पर बंगाल में विकास, पारदर्शिता और बंगाली हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनने से बचाने का वादा किया। रैलियों में भारी भीड़ देखी गई। क्षेत्रीय संघर्ष के बीच भारत ने ईरान को दूसरी खेप जरूरी मेडिकल सप्लाई भेजी। ईरानी राजदूत और दूतावास ने भारत की इस मानवीय मदद की सराहना की। सहायता ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई। भारत की ये पहल क्षेत्रीय संकट में संतुलित विदेश नीति को दर्शाती है। संसद परिसर में महात्मा ज्योतिराव फूले की जयंती पर पीएम मोदी और राहुल गांधी आमने सामने मिले। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया और संक्षिप्त बातचीत की। ये राजनैतिक विरोध के बावजूद सौहार्द का दुर्लभ पल था। संसद सदस्यों ने इस दृश्य को सराहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। शपथ के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। नीतीश कुमार की ये भूमिका राज्य की राजनीति को नई दिशा दे सकती है। विशेष गहन संशोधन अभियान के बाद उत्तर प्रदेश में 84 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं। अब कुल मतदाता संख्या 13 करोड़ 39 लाख हो गई है। चुनाव आयोग ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इससे आगामी चुनावों में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच इस्लामाबाद में सीज फायर और शांति वार्ता चल रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि समझौता नहीं हुआ तो सैन्य कार्रवाई हो सकती है। भारत इस वार्ता पर नजर रखे हुए है, क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा और तेल आयात प्रभावित हो सकता है। युवा सितारे जैसे वैभव सूर्यवंशी और अन्य प्रतिभाएं मैचों में धमाल मचा रही हैं। आज पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने दर्शकों का मनोरंजन किया। आईपीएल सीजन रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को मंजूरी दे दी। ये नई ट्रेन यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर उपलब्ध कराएगी। रेलवे इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रहा है ताकि लंबी दूरी की यात्रा आसान हो। कैश एट होम घोटाले में नाम आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट और सरकार इस मामले की जांच कर रही है। ये घटना न्यायपालिका की स्वच्छता पर सवाल उठा रही है। सुरक्षा बलों की फायरिंग में मौतों की संख्या बढ़ गई है। राज्य में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए प्रयास कर रही है। स्थानीय लोग शांति की अपील कर रहे हैं। पुदुचेरी में 9.50 लाख मतदाता 294 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। वित्त मंत्री ने बड़े ट्रेजरी घोटाले की जांच के आदेश दिए। लाखों रुपए के फर्जी लेन देन का मामला सामने आया है। पुलिस और ईडी टीम जांच में जुटी हुई है। इसरो ने दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। इससे मिशन की तैयारी मजबूत हुई। भारत का ये मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। दिल्ली सरकार 2028 तक नई फॉसिल फ्यूल दोपहिया वाहनों पर बैन लगाने की योजना बना रही है। इससे प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। अजीत पवार ने असंतोष जताया। आज दोपहर 4 बजे वे एकनाथ शिंदे कैबिनेट में डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। महायुति गठबंधन में तनाव दिख रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की वॉशिंगटन यात्रा के बाद न्यूक्लियर पावर और एलपीजी सहयोग पर चर्चा आगे बढ़ी। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में नई साझेदारी की संभावना बढ़ गई है। पहले चरण में 5.72 लाख घरों ने सेल्फ एन्यूमरेशन का फायदा उठाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। जनगणना को पारदर्शी और आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तमिलनाडु के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। 23 अप्रैल को मतदान होने वाला है। सभी दल सक्रिय प्रचार में जुटे हुए हैं।